सो स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है आप लोगों को? किसी बंदे को बताना पड़ेगा कि नज़र आ रही है कि नहीं। जी सर, आ रही है। ठीक है, असद है ना, असद आपकी जिम्मेदारी है हूँ हाँ करना, ठीक है। ओके, चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पाइपलाइनिंग काफ़ी डिटेल से की थी और बेसिकली हमने दो उसमें तरीके पढ़े थे। बेसिकली सबसे पहले तो हमने पाइपलाइन किया था, जिस तरह अभी आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, और हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि पाइपलाइन करने का फ़ायदा ये है कि हम क्लॉक साइकिल की स्पीड बढ़ा सकते हैं। कि जो अगर पहले 100 मेगाहर्ट्ज़ पे सिंगल साइकिल वाला प्रोसेसर चल रहा था, तो अगर हमने 5 स्टेज की पाइपलाइन की है तो हो सकता है कि हम 400 या 500 मेगाहर्ट्ज़ पे चला सकें, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पाथ का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने कहा था कि पाइपलाइनिंग करने के मसाइल भी होते हैं, जिसके लिए हमने कंट्रोल पाथ को सबसे पहले पाइपलाइन किया। फिर हमने कहा कि उसमें कुछ हैज़र्ड्स आते हैं, स्ट्रक्चरल हैज़र्ड हमारे केस में नहीं आता, डाटा हैज़र्ड आते हैं, यानी डिपेंडेंस के अगर एक इंस्ट्रक्शन जिसमें हम लिखवा रहे हैं और अगली उसको पढ़ी हो, तो हमने कहा था कि उस पर प्रॉब्लम ये पैदा हो जाता है कि जब तक पिछली वाली इंस्ट्रक्शन राइट बैक नहीं होगी तो अगली की गलत वैल्यू फेच हो जाएगी, क्योंकि पिछली वाली का रिजल्ट नहीं लिखवाया गया। और इसको सॉल्व करने के फिर हमने दो तरीके पढ़े। एक तरीका हमने ये पढ़ा कि हम पाइपलाइन को रोक दें, जिसको हम स्टॉल या इंटरलॉक कहते हैं, जिसमें हमने कहा था कि हम अगर इन दोनों रजिस्टर को फ्रीज कर दें किसी तरह, यानी रजिस्टर्स का इनेबल को ज़ीरो कर दें, और इधर से अगर हम नो ऑप फॉरवर्ड कर दें। नो ऑप हमने कहा था कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि कोई भी मीनिंगफुल काम ना कर रही हो, जैसा कि हमने इधर एक डिफाइन की थी, तो उसको हमने क्या दिया था, हम बबल कह देंगे नो ऑप को। तो हम इधर से बबल इंसर्ट करते जाएं, इन दोनों को रोक दें, तो प्रोसेसर का समझो कि फ्रीज हो गया अपनी जगह पर। जो इससे आगे का हिस्सा है वो चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद आगे वाली इंस्ट्रक्शंस नो ऑप चलती रहेंगी। और जैसे स्टॉल की कंडीशन ख़त्म हो तो हम दोबारा नॉर्मल इनको अनफ्रीज कर दें और नई इंस्ट्रक्शन जो भी आ रही है उसको चलाते हैं। तो ये एक तरीका था कि प्रोसेसर को रोक दें, और इसका फिर हमने इफेक्ट देखा कि हमारी कुछ साइकिल के लिए प्रोसेसर का टाइम ज़ाया हो जाता है, लेकिन कम अज़ कम मसला पैदा नहीं होते। इसको हमने डिटेल में किया कवर कि उसकी क्या एग्जैक्ट कंडीशन बनेगी स्टॉल करने की, जिसका नेट इफेक्ट, नेट जो उसका निचोड़ ये था कि हम अगली तीनों स्टेजेस पे देखें। अगर कोई भी स्टेज किसी रजिस्टर पर लिखवा रही है, ऐसे रजिस्टर पर जिसको डिकोड वाली स्टेज पे जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ रही हो, तो हमें रुक जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने कहा कि हम क्योंकि गैर ज़रूरी नहीं रुकना चाह रहे थे, तो हमने एक डिटेल में कंडीशन बनाई कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस किसी रजिस्टर पर लिखवाती हैं, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस किसी रजिस्टर को पढ़ती हैं। उसका हमने एक टेबल देखा जो कि ये वाली स्लाइड पे था, और फिर हमने कहा कि हम इसके हिसाब से चेक करेंगे कि डिकोड की इंस्ट्रक्शन क्या वाकई किसी रजिस्टर को पढ़ रही है। अगर पढ़ रही है तो क्या आगे वाली कोई भी इंस्ट्रक्शन उस पर लिखवा रही है, अगर लिखवा रही है तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे। तो दैट वाज द क्रक्स ऑफ इट। बाकी डिटेल्स आप दोबारा वो वाला लेक्चर भी देख सकते हैं जिसको समझ नहीं आई। फिर उसके बाद हमने एक जो दूसरा सोल्यूशन इसका पढ़ा, वो हमने ये कहा कि असल में तो राइट बैक तो नहीं हुआ रिजल्ट, लेकिन एग्जीक्यूट के बाद हमारे पास पिछली इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट तो अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट हम इस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट को अगली इंस्ट्रक्शन को किसी तरह फॉरवर्ड कर सकें। तो इस फॉरवर्ड करने को फॉरवर्डिंग भी कहते हैं और इस फॉरवर्ड करने को बाईपासिंग भी कहते हैं। दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। स्लाइड्स में बाईपास यूज़ हुआ है, लेकिन आप कहीं और से अगर कोर्स देख रहे हो तो बाज़ का इंस्ट्रक्शन फॉरवर्डिंग का लफ्ज़ इसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हमें एग्जीक्यूट से वापस पाथ हमने दिया, और इसकी फिर फर्दर हम इसको इंक्रीज़ करते गए, और हमने इवेंचुअली हर स्टेज से बाईपास पाथ दे दिया, एग्जीक्यूट से भी, मेमोरी एक्सेस से भी, राइट बैक से भी, और ये हमने कहा कि जी हमारे सारे पाथ्स हो गए। और इसके बाद हमारे पास बेसिकली स्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहती सिवाय सिर्फ एक केस में, और वो केस था कि अगर लोड वर्ड फॉलोड बाय एन इंस्ट्रक्शन जिसमें उस लोड वर्ड का रिजल्ट यूज़ हो रहा हो, क्योंकि लोड वर्ड का डाटा आता ही स्टेज पे है, तो उससे अगली इंस्ट्रक्शन अगर ALU पे होगी तो हम डिकोड पे उठाकर यहाँ से डाटा नहीं दे सकते, यहाँ से देंगे तो वो अगली को नहीं जाएगा, उससे अगली को जाएगा। तो इमीडिएट अगली जो
इंस्ट्रक्शन अगर लोड वर्ड की जो है वो उसी को यूज़ करें उस डाटा को, तो तब हमें स्टिल स्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो नीचे कंडीशन थी ये सिर्फ एग्जैक्टली वही कंडीशन थी जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो ये हमारा काइंड ऑफ बाईपासिंग और फॉरवर्डिंग या स्टॉल, दो तरीके हमने पढ़े और उसको डिटेल से उसकी हमने हार्डवेयर डिज़ाइन किया। अच्छी बात ये थी जिस वजह से मैं ये स्लाइड्स यूज़ कर रहा हूँ कि इसको अगर आपने डिटेल से किया है तो एक्चुअली यू कैन, अगर आप अपना किसी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में कोड लिखना चाहें तो आप ये पूरा प्रोसेसर खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दो मैं आपको नहीं कहूँगा, तो परेशान ना हो। एक वैसे ऑप्शन मेरे जहन में ये थी कि शायद इस किस्म का हम रखें कि हम, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो मे बी हम इस किस्म का ऑप्शन रख दें कि इसमें एक प्रोजेक्ट रख दें जिसमें हमने हार्डवेयर बनाना हो। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड कैसे हैं लोगों के और वो कितनी मेहनत करने को तैयार हैं, तो अभी फ़िलहाल मैंने इस पर फाइनल नहीं किया। अच्छा, कुछ स्लाइड्स में पीछे छोड़ के गया था जो कि मैं कवर करूंगा। आज के जो मेन टॉपिक्स हैं मैंने लिस्ट आपसे शेयर कर दी थी और पिछला जो वीडियो लेक्चर है वो भी शेयर कर दिया था, तो अब हम उनका रिव्यू कर लेते हैं कि वो जो टॉपिक्स हैं। वो एक हमने ये मिस की थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वो है आयरन लॉ ऑफ प्रोसेसर परफॉर्मेंस। स्लाइड के कंटेंट को डिस्कस करने से पहले इसका बैकग्राउंड मैं दे दूं कि बेसिकली हम चाहते क्या हैं कि हमारा, लेट से इमेजिन कि आप प्रोसेसर डिज़ाइनर हैं, तो आप चाहेंगे कि आपका प्रोसेसर जो है ना वो बेस्ट हो, ठीक है। और बेस्ट के लिए कहते हैं कई पैरामीटर्स यूज़ होते हैं कि किस हिसाब से बेस्ट हो। तो लेट्स से कि अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा पिछले लेक्चर से फोकस है कि हम परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूँ। बेशक वो पावर ज़्यादा खाता हो, बेशक वो, लेकिन हम परफॉर्मेंस बेस्ट देते हैं, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस क्या चीज़ है? परफॉर्मेंस ये है कि भाई मैं उसको कोई भी काम दूँ तो वो जल्दी से जल्दी करे, कोई और प्रोसेसर जो है वो उतना जल्दी ना कर सके। तो बेसिकली हम क्या चाह रहे होते हैं, हम ये वाली चीज़ चाह रहे होते हैं कि टाइम पर प्रोग्राम हमारा बेहतरीन हो। इसमें भी अब एक मसला ये आता है कि मैं अगर हो सकता है एक काम मैं उस प्रोसेसर को दूं तो वो तेज़ कर ले, लेकिन कोई और काम दूं तो उसमें कोई और प्रोसेसर तेज़ हो, ठीक है। वेरी मच पॉसिबल कि भाई एक टास्क के लिए आपका प्रोसेसर तेज़ हो, दूसरे टास्क के लिए कोई और तरह का प्रोसेसर तेज़ हो। तो नॉर्मली प्रोसेसर्स को जो कंपेयर किया जाता है उसके लिए अमूमन बेंचमार्क प्रोग्राम्स बनाए होते हैं। सॉरी, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि आप हो सकता है कि एक टास्क के लिए आपका प्रोसेसर तेज हो, दूसरे के लिए ना तेज हो, तो कैसे करें? तो उसके लिए ना कुछ कंपनियां वो बेंचमार्क्स बनाती हैं, ठीक है। जो कॉमन वर्कलोड होते हैं, जो कॉमन प्रोग्राम चलते हैं अमूमन कंप्यूटर के ऊपर, उसमें डिफरेंट तरह की जो भी इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस आ सकते हैं, वो उसका एक तरह का रैंडम सा प्रोग्राम बना के देती हैं कि भाई ये हमारे बेंचमार्क्स पड़े हुए हैं, इन बेंचमार्क प्रोग्राम को आप अपने प्रोसेसर के ऊपर चला के देखें और बताएं कि कितना टाइम आता है। तो अगर ऐसे लट से 10 प्रोग्राम पढ़े हैं तो आप उन 10 प्रोग्राम में से हर एक का टाइम पर प्रोग्राम निकालेंगे और आप कहेंगे कि जी इतना टाइम लगता है मेरे प्रोसेसर पे, इतने नैनो सेकंड में मैंने इसको मेरा प्रोसेसर इसको चला लेता है। तो जब आप मल्टीपल प्रोसेसर्स को कंपेयर करेंगे कि हर प्रोसेसर के ऊपर कितना कितना टाइम लग रहा है, तो आपके पास बड़ी ज़बरदस्त सी एक इम्पार्शियल गैर जानिबदार पिक्चर सामने खुद ही से आ जाएगी कि भाई ये वाला प्रोसेसर इस वाले बेंचमार्क में अच्छा है, ये वाला प्रोसेसर इस वाले बेंचमार्क में अच्छा है। और अगर कोई प्रोसेसर ऐसा है जो उन सारे बेंचमार्क्स सारों से बेहतर आ रहा है तो आप कहेंगे कि जी ये तो सबसे ज़बरदस्त है। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो आप उसमें एवरेज लेकर बता सकते हैं कि ऑन एवरेज कौन सा बेहतर है, और इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन गोल है कि हम प्रोसेसर को तेज़ करना चाहते हैं। तो हम करना असल में चाहते हैं कि हम टाइम पर प्रोग्राम को, कि एक प्रोग्राम को चलने में जितना टाइम लगता है उसको मिनिमाइज कर सकें। इसी को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट हिस्सों में तोड़ लें तो ये वाली बड़ी प्यारी सी एक इक्वेशन है जो कि आपको ना इनसाइट देती है कि क्या किया जा सकता है, क्या ऑप्शंस क्या है हमारे पास।
अगर हम देखा जाए तो अगर ये इंस्ट्रक्शन से कट जाए और साइकिल से कट जाए तो ये टाइम पर प्रोग्राम ही बनता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि टाइम पर प्रोग्राम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम के, एक प्रोग्राम जो मैं चलाने लगा था, प्रोग्राम सब समझते हैं ना, जो भी हम सी कोड या कुछ भी लिखते हैं उससे जो मशीन कोड बनता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं अपना। तो वो जो प्रोग्राम है जो कि प्रोसेसर ने चलाना है, वो जो हमारी प्रोग्राम मेमोरी में हमने डाला था पिछली दफ़ा, तो वो जो प्रोग्राम है उसमें जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर वो ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम होंगी तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर 10 इंस्ट्रक्शन है तो वो 10 साइकिल में हो सकता है कंप्लीट हो जाए, और 20 है तो 20 में हो जाए। तो वो उसके हिसाब से एक तो इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम का फैक्टर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, तो अभी तक जो हम जिस तरह हम सिंगल साइकिल प्रोसेसर बना रहे थे, लेट्स से हम पाइपलाइनिंग से पीछे चले जाते हैं, तो उसमें हम एक साइकिल एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में कंप्लीट होती थी। तो अगर एक प्रोग्राम में 20 इंस्ट्रक्शंस हैं तो मैं कह दूंगा कि यार ये 1 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम 20 आ गई, 20 थी। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम पर साइकिल। तो टाइम पर साइकिल लेट्स से कि मैं 100 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा हूँ मेरा कंप्यूटर, तो 100 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है कि एक क्लॉक साइकिल जो है वो 10 नैनो सेकेंड है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि अच्छा 20 टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक साइकिल पे ही, हर साइकिल पे चलती हैं, तो 20 साइकिल बाद मेरा चल जाना चाहिए पूरा। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 नैनो सेकेंड। तो मेरा इसका मतलब हुआ कि क्योंकि एक साइकिल 10 नैनो सेकेंड का, तो सिंपल यूनिटरी मेथड जो बचपन में हमने पढ़ा था उससे हम निकालें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो हमने 20 इंटू 10 का कि 20 साइकिल्स हैं, 10 नैनो सेकेंड का एक साइकिल है, मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 200 नैनो सेकेंड। तो मैंने कहा जी मेरा टाइम पर प्रोग्राम बनता है 200 नैनो सेकेंड फॉर दिस प्रोग्राम, जिसमें 20 इंस्ट्रक्शन हो और जिसके अंदर एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन चलती हो, और मेरा टाइम पर साइकिल 20 नैनो सेकेंड। अच्छा, अब ये तीनों राइट साइड पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपके पास पॉजिटिव नंबर हैं। तो 3 पॉजिटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई होकर एक चौथा पॉजिटिव नंबर बना रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट है, तो इसका मतलब है कि टाइम पर प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन तीनों चीज़ों से। ठीक है, तो चाहे हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारा प्रोसेसर जो है उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम हो जाए सेम काम करने के लिए, तब भी वो फास्ट हो जाएगा। चाहे तो हम साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन किसी तरह कम कर लें, ठीक है, तो वो एक से कम तो अमूमन हो जाते हैं किसी खास केसेस में, वो हम देखेंगे कि वो कैसे होगा। पैरेलल में अगर हम किसी तरह एग्जीक्यूट करवा सकें चीज़ों को, तो हम साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन कम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है टाइम पर साइकिल, क्या हम एक साइकिल यानी कि जो क्लॉक स्पीड है उसको बढ़ा सकें। ठीक है, यानी अगर मैं 100 मेगाहर्ट्ज के बजाय 200 मेगाहर्ट्ज पे चलाना शुरू कर दूंगा तो 10 के बजाय 5 नैनो सेकेंड में मेरा चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई चीज़ भी हम इम्प्रूव करें तो हमारा काम इम्प्रूव हो जाएगा। अभी जो हम फोकस पाइपलाइनिंग में कर रहे थे वो था 2 चीज़ों पर। एक है कि हम इम्प्रूव असल में टाइम पर साइकिल करना चाह रहे हैं, कि जो हमने पाइपलाइन किया था उससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं पहले स्लो क्लॉक पे चला था, मेरा क्रिटिकल पाथ का छोटा हो गया, तो अब मैं फास्ट क्लॉक पे चला सकता हूँ, तो टाइम पर साइकिल कम हो गया। लेकिन जो हमने बाद में हैजर्ड्स पढ़े थे, जो कि ये कह रहे थे कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो उनमें से कुछ ना कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो कि जिसमें आपको प्रोसेसर को स्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन ना आ रही होती तो तब तो हम हर साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन चलाए जा रहे थे। लेकिन अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ रही है तो इसका मतलब है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन हमारे थोड़े से कम हो जाएंगे 1 से, क्योंकि हमें जब इंतज़ार करना पड़ा तो मैं कहूँगा कि इसका मतलब है कि मुझे 10 इंस्ट्रक्शन चलाने के लिए हो सकता है कि 11 साइकिल लग जाएं, क्योंकि एक साइकिल मुझे इंतज़ार करना पड़ा लोड वर्ड के बाद। तो वो जो इंतज़ार है वो भी हम इसमें साथ काउंट करेंगे कि वो ऑन एवरेज कितना आ रहा है। तो लेकिन नेट इफेक्ट हमारा स्टिल अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हमने 4-5 गुना तेज़ कर दिया, लेकिन इंस्ट्रक्शन पर साइकिल में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। अभी जो हम करें उसमें हम इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम पे कोई चेंज नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो अगर माइक्रो कोडेड स्टेट मशीन आर्किटेक्चर हो, जो कि हमने डिटेल से कवर नहीं किया, मैंने आपको सरसरी सा बताया था कि अगर हम कंट्रोल पाथ जो है वो हार्डवेयर टेबल के बजाय एक मेमोरी से उठा रहे हो, तो उसमें बाज़ का हमें एक इंस्ट्रक्शन चलाने के लिए एक से ज़्यादा साइकिल चाहिए होते हैं। ठीक है, उसमें साइकिल टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, CPI का मतलब है हम इसकी बात करें, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, वो हमारा 1 से बड़ा होता है। सिंगल साइकिल और पाइपलाइन में हमारा
CPI 1 ही है, अनलेस के वो जो हैजर्ड्स की वजह से इस पर कुछ इफेक्ट पड़े। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो माइक्रो कोडेड स्टेट मशीन में लेट से मैंने 3 इंस्ट्रक्शंस चलानी थी और लेट्स अज्यूम कि उनमें से पहली 7 साइकिल में चली, अगली 5 साइकिल में, अगली 10 साइकिल में। तो इसका मतलब है कि टोटल जो साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है वो मैं देखूंगा कि ये टोटल मुझे 22 साइकिल लगे, इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। टोटल मैंने 3 इंस्ट्रक्शंस चलानी थी, तो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन यानी साइकिल्स डिवाइडेड बाय इंस्ट्रक्शंस मेरे पास आ गया कि वो 7.33 है। तो इसका मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन चलाने के लिए मुझे ऑन एवरेज 7.33 साइकिल लग रहे थे अगर मैंने माइक्रो कोडेड स्टेट मशीन में। जो हमने अनपाइपलाइन बनाया था उसमें हर साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो 3 इंस्ट्रक्शन चलानी है तो 3 साइकिल्स लगेंगे। ये साइकिल से मुराद क्लॉक साइकिल्स है हमारे, तो वो जो क्लॉक साइकिल लगेंगे मैं 3 को 3 से डिवाइड करूं तो CPI 1 आ गया। और अगर मैं पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन चलाऊं तो स्टिल मेरे पास 3 इंस्ट्रक्शन जो हैं वो, मतलब इसमें शुरू में लेटेंसी आएगी कि अगर 5 स्टेज की पाइपलाइन है तो मुझे 5 साइकिल बाद पहली इंस्ट्रक्शन होगी। ये थोड़ी ज़्यादा स्टेज की बनाई हुई है, लेकिन जितनी भी स्टेजेस की है पहली इंस्ट्रक्शन इधर कंप्लीट होगी, दूसरी इधर होगी, तीसरी इधर होगी। लेकिन अगर मैं देखूं कि उस लेटेंसी के बाद हर साइकिल में मेरी एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि CPI मेरा 1 ही है। तो उस लेटेंसी को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ स्टार्ट में एक दफ़ा आएगी, हर इंस्ट्रक्शन में नहीं आ रही होगी। तो CPI कैलकुलेशन में हम लेटेंसी को नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन है। तो ये अगर क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं तो मैं आपको कोई डिज़ाइन चॉइसेस दे सकता हूं कि जी एक प्रोसेसर है वो इस तरह से चल रहा है कि उसमें कह लें कि लेट से कि मुझे 10% ऑफ द टाइम इंस्टॉल करना पड़ता है और जो प्रोग्राम है वो मेरा लेट से 1000 लाइन्स ऑफ कोड है, तो उसमें मैं टाइम पर प्रोग्राम आपसे पूछ सकता हूँ या 2 प्रोसेसर्स आपको बता सकता हूँ कि किस तरह का है, किस तरह का है, और मैं कहूँ पूछूँ आपसे कि उनमें से बेहतर कौन सा है, क्या ख्याल है आपका। तो मैं जो एक्सपेक्ट करूँगा कि बेहतर आप निकालें तो आप इस वाली इक्वेशन को दोनों प्रोसेसर्स पर अप्लाई करें, जिसका टाइम पर प्रोग्राम बेहतर आ रहा वो आपका प्रोसेसर जो है परफॉर्मेंस वाइज बेहतर होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ हो जाएगी। अच्छा, ये तो था कि जो मैं छोड़ गया था पीछे से, इसी को बाद में भी हम स्लाइड्स में डिस्कस हुआ है, वो भी मैं इसके साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ कि जब हमने हैजर्ड्स पढ़ लिए तो हैजर्ड्स की वजह से क्या होता है कि आपको पाइपलाइन में बबल या एक ऐसी स्टेट डालनी पड़ती है कि एक साइकिल ज़ाया हो जाए। ठीक है, तो अगर तो आपका शुरू में अगर तो कोई हैजर्ड ना आ रहा हो और आप सिंपल चल रहे हैं तो आपका 3 इंस्ट्रक्शन 3 साइकिल में चल रही है, जैसा कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया। लेकिन जब बबल इंसर्ट हो जाता है तो बबल का मतलब है कि अब 3 इंस्ट्रक्शन 4 साइकिल में हो रही है, तो आप साइकिल पर इंस्ट्रक्शन निकालने के लिए मुझे 4 साइकिल्स पर 3 इंस्ट्रक्शन बने तो 1.33 हो गया, और अगर एक के बजाय 2 बबल आ जाते तो ये 1.67 हो जाता। तो वो जो हमारा आयरन लॉ में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ रहा था वो 1 के बजाय 1.67 अगर हो जाएगा, तो इसका नेट इफेक्ट बना कि हमारा टोटल टाइम पर प्रोग्राम बढ़ गया, यानी कि प्रोसेसर ओवरऑल ये वाला स्लो हो गया। तो ये इफेक्ट आ रहा है जिसको हम काउंटर करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने बाईपासिंग फॉरवर्डिंग वगैरह पढ़ी थी। तो ये चीज कुछ क्लियर हो गई, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन वगैरह चीज क्लियर हो गई? जी सर। नेक्स्ट चीज है हमारी जो कि हमने लास्ट टाइम जहाँ पे खत्म किया था वहां से मैं अब स्टार्ट करता हूँ, वो है हमारे कंट्रोल हैजर्ड्स। ठीक है, सो हमने डाटा हैजर्ड्स तो कवर कर लिए थे, उसमें एक रह गया था वो लोड वाला जो मैंने बताया, लोड फॉलोड बाय एन इंस्ट्रक्शन जो उसी को करी। उसमें भी यहाँ एक तरीका ये हो सकता है कि हम उधर स्पेकुलेट करें। ठीक है, तो स्पेकुलेशन का लफ्ज आपको बार बार कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मिलेगा। स्पेकुलेशन का मतलब है आप अंदाजा लगाएं। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये हो सकती है कि आप लेट से कि स्पेकुलेट कर दें कि यार लोड का जो रिजल्ट आना था ना वो 0 ही आना था। ठीक है, तो मैं 0 के हिसाब से इसको एग्जीक्यूट कर लूं, और अगर बाद में पता चले नहीं जी लोड जो मैंने चीज़ की थी वो 0 नहीं थी, वो तो कोई और थी, तो मैं एक इंस्ट्रक्शन किल कर दूं। लेकिन नॉर्मली ये वर्थ इट नहीं होता क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस लोड में वैल्यूज़ की हो सकती हैं, उसमें आप कोई भी अंदाज़ा जो लगाएंगे उसके गलत होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन हम आगे देखेंगे आज के टॉपिक में स्पेशली कि स्पेकुलेशन और कई जगहों पर काफ़ी यूज़फुल होती है। अच्छा, सो आज का जो मेन टॉपिक है, यानी कि एक तो मैंने शुरू का हिस्सा कवर कर लिया CPI से रिलेटेड, जो मेन टॉपिक है वो आज सारा ही जो हम पढ़ेंगे वो कंट्रोल फ्लो से रिलेटेड होगा। कंट्रोल फ्लो ये होता है कि जो हम नॉर्मली प्रोग्राम काउंटर को एक एक इंस्ट्रक्शन से 4 से इंक्रीमेंट करते हुए जा रहे होते हैं,
तो जब भी ब्रांच या जंप की इंस्ट्रक्शन आती है या किसी और वजह से जो हम बाद में देखेंगे इंटरप्ट्स आते हैं, तो तब भी हम कंट्रोल नॉर्मल फ्लो के बजाय हम जंप करके किसी और जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। तो उससे जो मसाइल पैदा होते हैं पाइपलाइनिंग में भी, और उसको पाइपलाइनिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, उसको हम आज डिटेल से कवर करेंगे। तो ये उस लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो नॉर्मली जब हम प्रोग्राम काउंटर की नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, नॉर्मली अगर जंप या ब्रांच की इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम PC+4 कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जंप की इंस्ट्रक्शन आ गई है तो हम PC में कोई ऑफसेट ऐड करते हैं। अगर जंप रजिस्टर की इंस्ट्रक्शन आई है जो कि आपको किसी रजिस्टर पर लेके जाती है, तो हमें रजिस्टर से एक वैल्यू आएगी, उसके अंदर हमने ऑफसेट डालने की भी वैसे डाली हुई थी, लेकिन उस रजिस्टर में ऑफसेट ऐड करके हम PC को कंप्यूट कर रहे होंगे। अगर ब्रांच की कंडीशनल ब्रांच आई है तो हम पहले दो रजिस्टर्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वो कंडीशन ट्रू हुई है, ब्रांच इक्वल नॉट इक्वल। तो अगर वो ट्रू हुई है तो हम PC प्लस ऑफसेट पे जाएंगे। और नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस में जब जंप या ब्रांच नहीं है तो हमारे पास पता चल जाए कि भाई ये जंप या ब्रांच की नहीं है, तो हम PC+4 कर देंगे और इसमें आप नॉर्मल चलते रहेंगे। तो अगर तो हम इसका मतलब है कि आपको एटलीस्ट ऑप कोड पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का, जिसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि भाई मैंने 4 ऐड करना है या नहीं करना। अगर ऑप कोड से ये पता चला कि जंप या ब्रांच नहीं है तो सिंपल आप 4 ऐड कर देंगे। अगर ऑप कोड से पता चला कि जंप या ब्रांच है तो फिर आपको थोड़ा सा मजीद इंतजार करना पड़ सकता है। ब्रांच में आपको इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक आपका ब्रांच की डिसीजन ना हो जाए, ठीक है। तो ऑप कोड किस स्टेज पर हमें पता चलता है? ऑप कोड हमें पता चलता है कि आप मतलब इंस्ट्रक्शन फेच जब हो जाती है, ठीक है, तो पहली स्टेज के बाद आपको ऑप कोड पता चलता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऑप कोड के आने का इंतजार करें, ठीक है। तो अगर आप वो इंतजार करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इंस्ट्रक्शन फेच हुई, अब अगली डिकोड यानी कि आप तब तक कुछ ना करें जब तक अगली भी फेच नहीं हो जाती, ठीक है। यानी कि आप इंस्ट्रक्शन फेच के बाद पहले जब तक आपको फेच होने के बाद डिकोड पे नहीं पहुंचे तब तक आपको पता नहीं चला कि अगला PC जो था मैंने उसमें 4 ऐड करना था या कुछ और ऐड करना था। तो आप इंतजार करें, तो आप एक एक साइकिल ज़ाया करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास इंस्ट्रक्शन फेच होने में एक साइकिल लगा और उसके बाद PC अपडेट होने में एक साइकिल लगा, तो आपके इंस्ट्रक्शन फेच एक के बजाय 2 साइकिल का उस पर लगाने पड़ेंगे। तो आपको हर ऑल्टरनेट इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टॉल करनी पड़ेगी अगर आप इस तरह चलेंगे, भाई ऑप कोड आने का इंतजार करें और उसके बाद बेस पे डिसीजन करें। तो ये तो हमारा काम खराब हो गया। ये तो हमने जो फास्ट किया था वो फिर दोबारा स्लो हो गया, तकरीबन हाफ रेट पे हो गया, क्योंकि हर ऑल्टरनेट इंस्ट्रक्शन को हमें रोकना पड़ेगा। तो व्हाट कैन बी डन, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करें कि PC में मैंने 4 ही ऐड करना है, ठीक है। तो मैं कोई इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड आने का इंतजार ना करूं, मैं कहूँगा जी मैं बाय डिफॉल्ट PC+4 करता जाऊंगा, ठीक है। तो मैं स्पेकुलेट अंदाजा मैं लगाऊं कि यार जंप की इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस तो जंप या ब्रांच की नहीं होगी, बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस जंप या ब्रांच की कोई आएंगी। तो मैं बाय डिफॉल्ट कहता हूँ कि यार मेरी अजम्पशन है कि जंप की नहीं है, तो मैं हर दफ़ा PC+4 करना शुरू कर दूँ। और अगर मेरी ये अजम्पशन गलत निकली तो उसके इफेक्ट्स को मैं किसी तरह कैंसिल आउट कर दूँ, ठीक है। तो अब उसके इफेक्ट्स को कैसे कैंसिल आउट करें वो हम देखेंगे। तो ये ऊपर टॉप पे आप पढ़ें स्पेकुलेट नेक्स्ट एड्रेसेस PC+4 के, हमने अंदाजा लगाया कि बस PC+4 है तो हम बाय डिफॉल्ट PC+4 किए जाए, ठीक है। अब ये नीचे हमने एक एग्जांपल प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें ये मेमोरी एड्रेसेस हैं इंस्ट्रक्शन के, ये मेमोरी के एड्रेसेस हैं और ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास लेट से ऐड की इंस्ट्रक्शन आई, उसके बाद जंप की इंस्ट्रक्शन आई जिसने कहा कि यार मेमोरी के एड्रेस 304 पे चले जाओ। तो इसका मतलब है आप जंप करके 304 एड्रेस पे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट ये किया हुआ कि PC+4 करते जा रहे हैं, यानी हम नेक्स्ट एड्रेस पे जाते जा रहे हैं, तो पहली इंस्ट्रक्शन ऐड की फेच होगी, दूसरी जंप की फेच होगी, तीसरी दोबारा ये ऐड की फेच हो जाएगी क्योंकि हमने PC+4 ही किया हुआ था हालांकि, लेकिन असल में हमें ये फेच नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ से जंप करके 304 पे चले जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट अंदाजा यही लगाया हुआ PC+4 होगा, तो इस जगह पर अब हमारा अंदाजा गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जब इंस्ट्रक्शन 3 आई
जब इंस्ट्रक्शन 2 चल सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही। ओके, किसी तरह मैं भी म्यूट हो गया था, लेकिन मैं कितनी देर पहले का म्यूट हूँ? ये बस थोड़ी देर हुई है। ये वाली स्लाइड से पहले या ये वाली स्लाइड के बाद? इसी ये स्लाइड पे चीज हो ही। गई, ये वाली तो कवर हो गई थी ना? जी ये कवर हो गई थी। सो बेसिकली इस स्लाइड की बात हो रही है, ठीक है? इसी पे ही हुआ था ना म्यूट? जी सर इसी पे हुआ था। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम अंदाजा ये लगा रहे हैं, हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट एड्रेस PC+4 है, ठीक है? तो हम बजाय इसके कि हम डिकोड इंस्ट्रक्शन फैच का इंतजार करें और उस वक्त तक पीसी को इंक्रीमेंट ही ना करें, हमने कहा कि नहीं, हम पीसी को इंक्रीमेंट कर दिया करेंगे, और जब हमें इस जगह पर पता चलेगा इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद कि नहीं भाई, ये वाली इंस्ट्रक्शन तो जंप की थी, तो फिर हम कुछ उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो लेट्स, यानी कि वो कहते हैं ना पंजाबी में जान दो, ठीक है, कि हम जाने देंगे इसको, खैर है PC+4 करना है, ठीक है? तो हम कहेंगे भाई तुम चलते रहो, खैर है, हम हैंडल कर लेंगे कि अगर जंप की इंस्ट्रक्शन है। तो आप जंप की इंस्ट्रक्शन को कैसे हैंडल करें? तो इसका मतलब है कि जब इस जगह पर इंस्ट्रक्शन 2 आई, यानी जंप की इंस्ट्रक्शन, उस वक्त इस जगह पर हमारा PC+4 होकर 104 आ जाएगा एड्रेस, और ये गलत इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी, ठीक है? और हमने किसी तरह, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जंप की इंस्ट्रक्शन है, हमने किसी तरह इसको रोकना है कि यार ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये फेच तो होगी है मगर आगे ना जाए, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी तरह हम इस इंस्ट्रक्शन को किल करना चाहते हैं, ठीक है? और किल करने का मैकेनिज्म क्या है? किल करने के लिए हमने पहले भी थोड़ा सा किया था कि हम प्रोसेसर को रोकने के लिए इधर बबल डाल देते थे। तो किल करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इस जगह पर हम एक मक्स डाल दें और एक बबल डाल, ठीक है? तो हम ये कहें कि यार अगर इंस्ट्रक्शन इस जगह पर जंप की आएगी तो ये जो फैच होकर रजिस्टर में सेव हो रही है, इसके बजाय बबल सेव कर दो, यानी कि ऐड की इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी से फैच होकर आई है उसके बजाय बबल सेव कर दो। तो बबल सेव करने का मतलब क्या होगा कि नो ऑप, बबल को हम नो ऑप को कहते हैं, कि कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कोई काम ना करती हो। तो इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली किल हो जाएगी, यानी कि ये इग्नोर हो जाएगी टोटली। यहाँ से तो फैच हुई, लेकिन क्योंकि हमने मक्स की दूसरी साइड से उठा लिया तो यहाँ से जो भी डाटा आया था वो आगे गया ही नहीं। तो आगे गया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट भी नहीं। तो जंप के केस में हम इधर ऑपकोड देखते हैं और उसकी बेस पे हम कह देते हैं कि बबल को फैच कर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जो नॉर्मल हमारा चल रहा था। और अगर जंप का ऑपकोड नहीं आ रहा तो फिर नॉर्मल चलने दो जिस तरह चल रहा था, ठीक है? तो इस तरीके से हम और ये जो हमारा कंट्रोल सिग्नल है इसकी क्या लॉजिक बनाए, ये जो कि इधर से उठाना है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का सोर्स बबल लेना है या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का सोर्स हमने प्रोग्राम मेमोरी लेनी है, तो उसको हम कह सकते हैं कि अगर तो ऑपकोड आपका जंप या जैल का है तो उस केस में आप बबल उठा लें। अगर जंप या जैल, क्योंकि जैल भी वही चीज़ है, जैल में प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं है, जो फ़र्क है वो अलहदा से कि X1 में सेव करना वो इस जगह पे मैटर नहीं करता। तो अगर जंप या जैल की इंस्ट्रक्शन है तो हम बबल उठा लें, वरना इंस्ट्रक्शन मेमोरी से जो भी डाटा आ रहा है वो उठा लें, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है किल करना इंस्ट्रक्शन को। ये स्टॉल से थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टॉल में हम रोक लेते हैं इंस्ट्रक्शन को और फिर जब स्टॉल कंडीशन खत्म होती है तो वो इंस्ट्रक्शन चलती है। इस केस में हमने उस इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस कर दिया विद नो ऑप, तो ये बिल्कुल किल ही होगी, ठीक है? अच्छा, सो ये अगर आप करेंगे तो हमारा ये प्रोसेसर जंप की इंस्ट्रक्शन को तो हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट चीज़ है कि सो नेट इफेक्ट क्या होगा कि आपकी अगर ये 4 इंस्ट्रक्शन चल रही थी जो अभी आपकी पिछली स्लाइड पे लिखी थी, तो आपका जंप की इंस्ट्रक्शन के बाद ऐड वाली इंस्ट्रक्शन जो थी वो इंस्ट्रक्शन फैच के बाद हम इस जगह पे बबल इंसर्ट कर दिया तो वो डिस्कार्ड होगी, ठीक है? और यही उसी की रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी बताई। अच्छा,
बिल्कुल इसी किस्म का केस ब्रांच का है, लेकिन ब्रांच में सिर्फ हमने एक नए एड्रेस पे नहीं जाना होता, बल्कि हमने कंडीशन भी चेक करनी होती है। तो इधर अब हम जंप के बजाय ब्रांच इक्वल की लेट से इंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो जो हम इधर पढ़ेंगे वही नॉट इक्वल और बाकियों पर भी अप्लाई हो सकता है। कि हम करते क्या हैं कि लेट से हम x1 और x2 को कंपेयर किया, अगर वो इक्वल है तो हम पीसी में 200 ऐड कर लेंगे, अदरवाइज हम पीसी को वही रहने देंगे। ठीक है, तो ये पीसी में ऐड करने वाला तो तकरीबन वही है जिस तरह जंप में करते थे, लेकिन ये जो x1 और x2 को कंपेयर करना है ये कब होगा? तो ये नॉर्मली होता है ALU की स्टेज पे, कि आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन आएगी, उसके लिए x1 और x2 जो है वो डिकोड स्टेज में फैच होंगे, उसके बाद आपकी ALU स्टेज में हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए, नॉर्मली कंपेयर करने के लिए अगर आपके पास एडर सब्ट्रैक्टर लगा हुआ है तो आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दें और उसका रिजल्ट अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो इक्वल है, अगर पॉजिटिव आता है तो x1 x2 से बड़ा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो x1 x2 से छोटा है। तो हम वही ALU का जो सब्ट्रैक्टर है उसी को अमूमन रीयूज कर लेते होते हैं। तो ब्रांच में मसला ये है, जंप में तो डिकोड पे ही पता चल गया था, ब्रांच में डिकोड पे हमें नहीं पता चलेगा कि ब्रांच होनी है या नहीं होनी, क्योंकि ब्रांच की अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इक्वल ना हुए, तो फिर यही इंस्ट्रक्शन चलनी थी जो कि हमने पीछे से फैच कर ली हुई है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर हमने ये इंस्ट्रक्शन नहीं फैच करनी थी, बल्कि हमने जंप करके 200 आगे चले जाना था जहां पर हमने अगली इंस्ट्रक्शन फैच करनी थी। यानी कि हमने एड्रेस 300, अगर हम 104 पे तो हम उसके बजाय 304 पे चले जाएंगे। ठीक है, और वहां से ये वाली इंस्ट्रक्शन हमने फैच करनी जो भी आगे उससे पड़ी थी। तो अब इसका मतलब है कि ब्रांच का डिसीजन जो है वो एक के बजाय 2 साइकिल के बाद हम ले सकते हैं। तो वो जो 2 साइकिल के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं, इसका मतलब है कि ब्रांच का डिसीजन लेते लेते एक के बजाय 2 इंस्ट्रक्शन फैच हो चुकी होंगी। तो हमें एक के बजाय 2 इंस्ट्रक्शन को किल करने की जरूरत है। तो 2 इंस्ट्रक्शन को किल करने के लिए अगेन इसका मतलब है, पहली को किल किया था तो इधर बबल डाला था, दूसरी को किल करना है तो फिर इस जगह पे बबल डालेंगे। इधर हमारे पास स्टॉल की वजह से पहले ही बबल की सपोर्ट मौजूद है, तो हम इसी को रीयूज कर सकते हैं फॉर ब्रांच। और हम ये कह सकते हैं कि अगर ब्रांच टेकन हुई या नॉट टेकन हुई, उसकी बेस पे हम क्या करेंगे कि इस जगह पर बबल डाल देंगे। ठीक है, तो अगर तो ब्रांच तो बेसिकली एक स्टॉल की कंडीशन इधर आ रही थी, अब स्टॉल के अलावा हमारे पास ब्रांच की कंडीशन भी आ रही है कि अगर ब्रांच टेकन हुई तो हम इस जगह पर कह देंगे कि यार इन दोनों जगहों पर बबल डाल दो। ठीक है, अगर ब्रांच नॉट टेकन हुई तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, जो नॉर्मल तरीके से चल रहे थे उसी तरह चलते जाओ। ठीक है, तो दूसरा ऑब्वियसली इसी जगह को स्टॉल भी कंट्रोल कर रहा है। अगर ब्रांच नहीं है तो स्टॉल की कंडीशन स्टिल अपनी जगह पर वैलिड रहेगी कि हाँ ठीक है, अगर अगली पे डिपेंड कर रहे थे तो इधर बबल डालना है तो वो डाले रखो, वरना ना डालो। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये 2 बबल डालने से, जिसकी वजह से हम नो ऑप इंसर्ट कर सकें, और नो ऑप का मतलब है कि जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन आ रही थी उसको रिप्लेस कर दिया बाय नो ऑप, तो ये किल हो गया जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन थी। तो ब्रांच को भी हम हैंडल कर लेंगे कि ब्रांच में करें। लेकिन अब इस ब्रांच में हमारे बेसिकली दो साइकिल्स आए होंगे जब भी ब्रांच आएगी, जब भी ब्रांच टेकन हुई। जब नॉट टेकन हुई फिर हमने ठीक ठीक इंस्ट्रक्शन फैच की हुई है, तो तब हम इनको नो ऑप नहीं डालेंगे, बल्कि हम कहेंगे ठीक है जो अगली इंस्ट्रक्शन फैच हुई है उनको चलाते रहो। तो ये हमारा काइंड ऑफ ब्रांच की लॉजिक बनती है। ठीक है, तो ब्रांच के केस में फिर एक के बजाय हमारी 2 इंस्ट्रक्शंस को हमें किल करना पड़ेगा, ये हमारा एक्स्ट्रा काम। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा, 2 चीजें देखी, एक जंप को कैसे हैंडल करना है और ब्रांच को कैसे हैंडल करना है। प्रॉब्लम ये था कि पीसी प्लस ऑफसेट करना था इन केस ऑफ ब्रांच एंड जंप। जंप में हमेशा करना था, ब्रांच में अगर कंडीशन ट्रू हो तो करना था, नहीं तो नहीं करना था। तो इन दोनों को हमने हैंडल कर लिया। एक साइकिल की पेनल्टी कम की जा सकती है RISC-V में, वो इस तरह के हम जो ALU के बाद रिजल्ट निकाल रहे थे ब्रांच का, अगर हम एक पैरेलल में नया कंपैरेटर लगा दें जो डिकोड स्टेज पे ही बता दे कि ब्रांच हुई या नहीं हुई, क्योंकि हमें एक कंपैरेटर ही चाहिए ना जो चेक कर सके 2 रजिस्टर्स को कि वो इक्वल है या नॉट इक्वल है, या ग्रेटर देन है, जो भी ब्रांच की सारी टाइप्स हैं। तो वो कंपैरेटर अगर हम एक एक्स्ट्रा कंपैरेटर इधर भी लगा दें डिकोड स्टेज पे, तो उसका ये फायदा होगा कि हमारे पास जो सेकंड ALU की स्टेज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसी स्टेज पे पता चल जाएगा कि ब्रांच होनी है या नहीं होनी। तो अगर नहीं होनी तो अगर होनी है तो हम सिर्फ एक ये जो इस साइड पे ये जो हमने पहला बबल डाला था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से पीछे, सिर्फ वही डालने की जरूरत है, सेकंड बबल डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा अगले डिकोड पे ही हमें पता चल गया, डिकोड स्टेज पर ही कि ब्रांच होनी है या नहीं होनी। तो
एक साइकिल की पेनल्टी हम स्टिल कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये हमारा ब्रांच और जंप के, इनको हम कंट्रोल हैजर्ड्स कहते हैं कि ये जो हमें कंट्रोल फ्लो की वजह से पड़ते हैं और ये उनके हल हैं। अच्छा, एक इसका और हल भी होता है। एक तो हमने हार्डवेयर में बबल डाला, ठीक है, सो ये जो हमने यहाँ पर बबल डाल दिया और यहाँ पर बबल डाल दिया, तो बास प्रोसेसर कहते हैं कि यार बजाय बबल डालने के हम ये करते हैं कि हम ब्रांच को डिफाइन ही इस तरह कर देते हैं कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो भी आएगी उससे अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी ही होनी है, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा? अच्छा, इसमें आप ये कर सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन चलनी थी, ये हम बजाय ब्रांच से पहले करने के, इसको अगर ब्रांच इस पर डिपेंड नहीं करी तो हम इसको ब्रांच से आगे मूव कर दें। तो उसका क्योंकि ब्रांच को हम ही डिजाइनर है तो हम रीडिफाइन कर सकते हैं कि यार ब्रांच है ही ये कि उससे अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। तो हम कोई भी पीछे से ऐसी इंस्ट्रक्शन जो जिस पे ब्रांच डिपेंड नहीं करी थी वो हम उस स्लॉट के अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ फिर हमें ये जो इस स्लाइड पे हम देख रहे थे कि जो हैजर्ड है इसको बजाय हार्डवेयर में बबल डालने के सॉफ्टवेयर पे के हवाले कर दें। हम कहें भाई सॉफ्टवेयर हमारी डेफिनेशन ही ब्रांच की है कि उसमें उससे अगली जो स्लॉट है वो एग्जीक्यूट होनी है। तो जो सॉफ्टवेयर है यानी कि कंपाइलर और असेंबलर वो ये काम करेंगे कि वो कोई भी पीछे से ऐसी इंस्ट्रक्शन ढूंढ के ले आएंगे जो कि इंडिपेंडेंट हो ब्रांच से और वो इस जगह पर डाल देंगे। और अगर उन्हें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर इधर नो ऑप डाल देंगे, यानी वही नो ऑप जो हम बबल हार्डवेयर में डाल सकते हैं उसके बजाय इधर भी तो मैं कह सकता था कि भाई रजिस्टर 0 में 0 ऐड करके रजिस्टर 0 में ही लिखवा दो। तो रजिस्टर 0 पे जब भी लिखवाना है तो वो तो नो ऑप के बराबर है क्योंकि रजिस्टर 0 पे लिखा नहीं जाता। तो मैं इधर वो इंस्ट्रक्शन डाल दूंगा अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन ऊपर नीचे से ना मिल सकती। अगर तो मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये वाला साइकिल ज़ाया नहीं जाएगा। अगर ना मिली तो फिर ये वाला साइकिल हमें ज़ाया करना पड़े। तो अगर एक आध ऐसी डिले स्लॉट हो, इसको हम कहते हैं ब्रांच डिले स्लॉट, कि यार ब्रांच एक साइकिल का डिले से हो रही है तो हम उसको फिल कर दें किसी तरह सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और अगर तो ये फिल होती हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम फिल हो जाती है। अगर से एक आधी है तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास ऐसी डिले स्लॉट ज़्यादा हो तो तब प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं, जो कि हमारे इस रिस्क के केस में एटलीस्ट नहीं, ठीक है। तो अगर डिले स्लॉट आ गई इसका मतलब है बबल भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल हर साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन चलती जा रही है और इसका मतलब है कि आपकी सीपीआई जो है वो 1 नहीं चल रही, ठीक। ओके, तो ये मोर और लेस रिस्क 5 के हिसाब से जो हमारे कंट्रोल हैजर्ड्स थे और उनको हल करने के जो तरीके थे ये हमने डिस्कस कर दिए, ठीक है। बाज़ का हम कह लें कि ये करते हैं कि जो बाईपासिंग हमने पढ़ी थी फॉरवर्डिंग, उनमें बाज़ का हम अच्छा मेन जो टाइटल है वो ये है कि सीपीआई स्टिल हमारा शायद ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, कि यानी साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन ऑल दो हमने फुल बाईपासिंग भी डाल दें ये भी डाल दें, स्टिल हमें कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है, कुछ ना कुछ साइकिल ज़ाया हो सकते हैं। उसकी क्या वजह है? एक ये कि फुल बाईपासिंग कई दफ़ा जो हमने ये सारे हर स्टेज से पीछे मार्क्स डाला था वो बाज़ का उसके नुकसान भी होते हैं कि आपके पाथ्स थोड़े से बढ़ जाते हैं कि एक एक्स्ट्रा मार्क्स लगा है। तो हम सारे पाथ्स से फीडबैक देने के बजाय कुछ पाथ्स से नहीं भी देते, ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट पाथ्स हैं उनसे देते हैं और जो पाथ्स हम इग्नोर कर सकते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो उन पाथ्स पे जो इंस्ट्रक्शन कभी कभार आती हैं उनके ऊपर हमें स्टिल बबल इंसर्ट करना पड़ जाता है। दूसरा ये कि लोड के बाद जो आपका केस है, जो एक केस मैं बार बार बता रहा हूँ कि लोड के बाद ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि उस लोड के रिजल्ट को यूज़ कर रही हो जो कि ALU इंस्ट्रक्शन हो, अगर लोड के बाद लोड ही दोबारा हो रहा है फिर शायद मसला नहीं है क्योंकि लेकिन जो लोड के बाद ALU इंस्ट्रक्शन हो या जो कि उसको यूज़ करी हो या एड्रेस कैलकुलेशन में वही वाला रजिस्टर यूज़ हो रहा हो तब प्रॉब्लम हमें होगा। तो उसकी वजह से नो ऑप डलेगा। तो CPI वो साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, यानी अगर मैं कहता हूँ कि 1000 में भी एक इंस्ट्रक्शन आ गई तो आपका CPI 1 के बजाय 1001 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, को 1.0001 हो जाएगा। अगर 100 में एक आ गई तो 1.01 हो जाएगा, अगर 10 में एक आ गई तो 1.1 हो जाएगा। तो CPI स्टिल हमारा बढ़ जाएगा।
अच्छा, मिप्स जो कि एक और प्रोसेसर है RISC-V की तरह का, ये एम्बेडेड डोमेन में काफ़ी यूज़ होने वाला प्रोसेसर है। मिप्स दो टर्म्स में यूज़ होता है, एक मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, वो एक अलग टर्म है, हम उस मिप्स की बात नहीं कर रहे। मिप्स एक प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक पाइपलाइन स्टेजेस, ये जो नीचे इसकी एब्रिविएशन लिखी हुई है, ये भी RISC-V की तरह का आर्किटेक्चर है। जो हमारी कोर्स बुक है उसमें जो हेनेसे हैं वो इसके मेन आर्किटेक्ट हैं जो मिप्स के। तो मिप्स के ISA में डिले स्लॉट है, यानी कि सॉफ्टवेयर, ये जो मैं अभी लास्ट आपको बता रहा था कि सॉफ्टवेयर खुद उधर नो ऑप कंपाइलर डालता है, नो ऑप अगर उसे कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले, अगर कोई उसको इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन मिल गई है तो वो इंस्ट्रक्शन उधर डाल देता है। तो वर्स्ट केस में नो ऑप, क्योंकि उसकी वजह से भी कोई ना कोई डाल सकता है, तो स्टिल हमारे पास कुछ ना कुछ CPI 1 से कम होगा, ठीक है। और कंडीशनल ब्रांचेस की वजह से भी बात का हमें अगर डिले स्लॉट ना मिले तो ये मसला हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास कह लें कि ये ब्रांच से रिलेटेड था। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा आगे लेके जाएं, अच्छा ब्रांच से रिलेटेड अगर हम बात करें ना, तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ब्रांच से रिलेटेड हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर है कि हमें ये पता चले कि ब्रांच होनी है या नहीं होनी, और एक चीज़ है कि हमें उसका एड्रेस पता चल सके कि अगर होनी है तो जाना किधर है, ठीक है। तो ये दो इंडिपेंडेंट चीज़ें, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो अगर ब्रांच नहीं होनी तो PC+4 होगा, और ब्रांच होनी है या जंप होनी है तो PC में ऑफसेट ऐड होगा। तो वो जो एड्रेस कैलकुलेशन है उसके लिए कम से कम इंस्ट्रक्शन फैच हो चुकी हो, उसके बाद आप ऑफसेट को ऐड कर सकते हैं PC में, ठीक है। लेकिन ब्रांच होनी है या नहीं होनी, ये अगर ALU में आप ब्रांच का डिसीजन डालते हैं तो वो आपको ALU की स्टेज तक नहीं पता चलेगा। तो नॉर्मल जंप की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें आपको डिकोड स्टेज पर पता चल जाता है कि भाई इंस्ट्रक्शन जंप की थी तो इसका मतलब है कि जंप होनी है, ठीक है। क्योंकि इसमें टारगेट भी आपको उसी वक्त पता चल जाता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आ गई तो अब ऑफसेट आ गया, वो PC में ऐड कर दें। जंप रजिस्टर में आपको जब तक टेकन नॉट टेकन आपको डिकोड पे ही पता चल जाता है, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन जंप रजिस्टर की है तो इसका मतलब है कि वो होनी तो है ही, तो जंप वाली इंस्ट्रक्शन में तो कोई कंडीशन चेक नहीं होनी। लेकिन इसका टारगेट जो है वो रजिस्टर फैच के बाद आपको नोन होगा, क्योंकि जब तक क्योंकि ये रजिस्टर की बेस पे है, तो जब तक आप रजिस्टर रीड नहीं करेंगे तब तक आप बता नहीं सकते कि किधर जाना है। ब्रांच कंडीशनल में आपको एग्जीक्यूट के टाइम पे, अगर हमने वो पैरेलल में जो मैंने कहा था कंपैरेटर नहीं लगाया हुआ, तो फिर हमें एग्जीक्यूट स्टेज पे पता चलेगा कि ब्रांच होनी है या नहीं होनी, और उसकी जो उसका टारगेट है वो हमें स्टिल डिकोड में ही पता चल जाएगा, क्योंकि हमने PC में ऑफसेट ऐड करना है। तो लेकिन क्योंकि हम एग्जीक्यूट तक बता नहीं सकते कि होनी है या नहीं होनी, इसलिए हमारे पास ये टारगेट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो फैक्टर आ जाते हैं कि एक होनी है या नहीं होनी ब्रांच, और एक ये कि वो उसने जाना किधर है, ठीक है। तो ये दोनों को हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये दो फैक्टर होते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने रिस्क बनाया था, ठीक है, इधर तक अगर मैं देखूं तो हम एक छोटा सा रिस्क प्रोसेसर स्क्रैच से डिज़ाइन कर चुके हैं, उसके अंदर उसको पाइपलाइन करके थोड़ा सा फास्ट कर चुके हैं। पाइपलाइनिंग की वजह से जो मसले आते हैं उनको हल कर चुके हैं, जो डाटा हैजर्ड्स आते हैं या डिपेंडेंस, उसको हम हल कर चुके हैं बाय यूजिंग फॉरवर्डिंग या स्टॉल्स। जो कंट्रोल हैजर्ड्स हैं उसके लिए हमने देखा है कि हम स्पेकुलेट कर लेते हैं कि वो PC+4 होगा, और अगर कोई और होगा तो हम किल कर देते हैं इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो ये हमने अभी तक तरीके पढ़े। जो प्रैक्टिकली आपके कंप्यूटर्स हैं, जो स्पेशली जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, जो लैपटॉप हैं या डेस्कटॉप्स हैं, ये ज़्यादातर सिस्क प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। और इनके अंदर आपकी जो पाइपलाइन की डेप्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और कई मतलब इंटेल के बाद प्रोसेसर्स में ये अप टू 20+ भी चली जाती है, ठीक है। अभी हम तो 5 स्टेज की पाइपलाइन बना रहे थे ना, तो अगर आपकी 20 स्टेज की पाइपलाइन हो तो उसमें आप वो डिले स्लॉट वाला काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक आध डिले स्लॉट हो तो उसमें तो कंपाइलर कोई इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन ढूंढ लेगा।
लेकिन वो अगर 5 स्लॉट्स फिल करनी है दरमियान में, वो नहीं कंपाइलर ला सकता कहीं से, क्योंकि इतनी इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन मूवमेंट नहीं होती। तो ये एक एग्जांपल है अल्ट्रा स्पार्क, एक प्रोसेसर है अल्ट्रा स्पार्क 3 की, जो कि 750 मेगाहर्ट्ज पे चलता है, और 4 वे सुपर स्केलर प्रोसेसर हम बाद में पढ़ेंगे क्या होते हैं, लेकिन वो आप समझ लेंगे ज़रा कॉम्प्लेक्स, रिस्क की बजाय थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर है। तो उसकी जो पाइपलाइन है वो, उसमें उसकी टॉप की कुछ स्टेजेस बताई हुई हैं कि इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज जो है वो खुद 3 स्टेजेस की है, यानी कि पीसी की जनरेशन होती है, फिर इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज 1 है, फिर 2 है, फिर ब्रांच एड्रेस कैलकुलेशन जो है वो भी 2 स्टेजेस में हो रही होगी कि एक डिकोड बिगिन हो रहा है और डिकोड एंड हो रहा है, फिर फंक्शनल यूनिट को इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, फिर रजिस्टर फाइल रीड होता है, फिर इंस्ट्रक्शन इंटीजर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, और इसके बाद भी 6 स्टेजेस है। तो ये आपकी टोटल जो है ना, ये 6 + 7 जो है 14 स्टेजेस तकरीबन बन जाती है। तो इसमें आपका ब्रांच का टारगेट एड्रेस जो है वो चौथी स्टेज पे जाकर पता चलता है, और ब्रांच की डायरेक्शन के ब्रांच होनी है या नहीं होनी, या जंप रजिस्टर की बेस पे जंप का टारगेट जो है वो आपको कोई छठी स्टेज पे जाकर पता चलता है। तो इस पे अगर ऐसे जो आपके हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, उसमें अगर हम ब्रांच को डिलेड ब्रांच के तौर पर हैंडल करने की कोशिश करें, तो वो के सॉफ्टवेयर ही किसी तरह उधर इंस्ट्रक्शंस डाले, तो वो तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो इतनी नहीं ला सकता। तो नल्ला माला में उधर बबल्स या नो ऑप्स डालने पड़ेंगे, और बबल या नो ऑप डालें तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन, जब भी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आई तो तीन साइकिल या 5 साइकिल आपके ज़ाया हो गए। ठीक है, तो ये जो 4-5 साइकिल हमारे ज़ाया हुए जा रहे हैं, इसका क्या हल करें। ठीक है, तो इसका हल जो है ना वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनमें से कुछ तो हमने देख लिए हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं कि आप लूप अनरोल कर दें, या आप किसी तरह रेजोल्यूशन टाइम को किसी तरह डिकोड पहले से बता सकें कि यार ये ब्रांच होने का ज़्यादा चांस है या कम है। हार्डवेयर में एक तो हम पढ़ चुके हैं कि डिले स्लॉट्स बना दें कि यार हार्डवेयर में उस जगह पे कोई बबल डाल दें। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर और यूज़ होने वाला सोल्यूशन है वो हमारे कह लो कि है स्पेकुलेशन, या जिसको हम कहते हैं ब्रांच प्रिडिक्शन, कि हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि ब्रांच होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली ब्रांच प्रिडिक्शन की मोटिवेशन क्या है, क्यों हम करना चाहते हैं? हम हार्डवेयर में कोई मैकेनिज्म रखना चाहते हैं जो प्रिडिक्ट करके बता सके कि ब्रांच होगी या नहीं होगी। ऑल्दो ये सॉफ्टवेयर में भी रखा जा सकता है, पहले हम शायद सॉफ्टवेयर का ही देखेंगे, लेकिन उसके बाद बेसिकली हम आज के लेक्चर में जो कवर करना चाह रहे हैं वो ब्रांच प्रिडिक्शन का हार्डवेयर। तो क्यों हम यूज करना चाहेंगे? बेसिकली मॉडर्न प्रिडिक्टर्स जो हैं वो अप टू 95% एक्यूरेसी से ब्रांच को प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो अगर आप इतना अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, क्यों हम 3-3, 4-4 साइकिल ज़ाया करें, 5-5 साइकिल ज़ाया करें कि जी ब्रांच का हमें भी पता नहीं है रिजल्ट क्या आ रहा है। हम प्रिडिक्टर लगाएं और हम उसी वक्त बताएंगे हाँ जी ब्रांच होनी है और इधर जाना है, और उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाए। वो जो 5% ऑफ द टाइम हमारी प्रिडिक्शन गलत होगी, उसके लिए फिर हम कोई स्कीम रख लें कि हम जो गलत इंस्ट्रक्शन अभी तक चल गई हैं उनको किल कर सकें। ठीक है, तो जो हम तरीके पढ़ेंगे मेन ब्रांच प्रिडिक्शन के, वो 2 तरीके पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ब्रांच हिस्ट्री टेबल, और एक पढ़ेंगे ब्रांच टारगेट बफर। ठीक है, तो ये दोनों अभी आज के मेन हमारे टॉपिक्स हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे, और दोनों के लिए क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो प्रिडिक्शन गलत चाहे वो एक दफ़ा भी हो सकती हो, हमें ये मैकेनिज्म डालने की ज़रूरत है कि हम इंस्ट्रक्शन को किल कर सकें। तो जो जनरल तरीका यूज़ होता है वो ये कि हम एग्जीक्यूशन को और कमिट को अलग कर दें। कमिट का मतलब ये होता है कि आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट पूरी तरह कर लें कि जिससे आप रोल बैक ना कर सकते हो, वापस ना आ सकते हो। ठीक है, जिस तरह हम कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो इसका मतलब है कि अब आपने कमिट कर लिया है, ठीक है, और अब आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो उसी तरह हार्डवेयर में कमिट का मतलब है कि अब इंस्ट्रक्शन जो है ना उससे आपने उसको चला लिया पूरा, अब आप उसको वापस नहीं कर सकते। अगर ऐड करके उसका रिजल्ट आपने रजिस्टर पर लिखवा दिया है तो रजिस्टर पे जो पुरानी वैल्यू थी वो ओवरराइड हो गई है, अब आप वो पुरानी वैल्यू को वापस नहीं ला सकते। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन एक स्टेज है, लेकिन आखिरी जब कमिट कब होती है, इंस्ट्रक्शन कमिट तब होती है जब आप रजिस्टर पर राइट बैक कर चुके हैं, जो आखिरी स्टेज है।
उधर तक आप दरमियान में बेशक एग्जीक्यूट होती रहे, अगर आपने आखिर में कमिट से पहले उसको रोक दिया तो वो इंस्ट्रक्शन कमिट नहीं हुई और इसका मतलब है उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ, वो सिर्फ अभी एग्जीक्यूट हुई थी। तो हमें ये रिस्टोर करने की स्कीम इसमें रखनी। सो स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्शन क्या होती है कि आप प्रेडिक्टर लगाने के बजाय कोई दूसरा तरीका करने की कोशिश करें, वो हम दूसरा तरीका पढ़ते हैं। बेसिकली जो ब्रांच है ना तकरीबन जी सर प्रेडिक्शन का तो मतलब ठीक है, ब्रांच प्रेडिक्शन से क्या मतलब है सर? ब्रांच प्रेडिक्शन का मतलब है कि हम ब्रांच इंस्ट्रक्शंस की बात करें, जंप और ब्रांच इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोसेसर की, जिसमें आप जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें मसला वो डाल रही है। नॉर्मल तो PC+4 होता जा रहा है, ठीक है। जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन आती है तो हमें प्रोसेसर को रोकना पड़ता है कि भाई जब तक ब्रांच का एड्रेस ना पता चल जाए कि जाना किधर है, तब तक दरमियान वाली इंस्ट्रक्शंस को आप रोक के रखें। तो हम ये नहीं चाहते, क्योंकि जब भी प्रोसेसर का टाइम ज़ाया होता है तो हमारा CPI खराब होता है, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। जब CPI खराब होता है तो हमारा टाइम पर प्रोग्राम खराब होता है, जो कि हमने आयरन लॉ में आज पढ़ा। और टाइम पर प्रोग्राम खराब होता है तो इसका अंदर हमारे प्रोसेसर को कोई और प्रोसेसर बीट कर देगा। तो उसको हल करने के लिए हम ये कहते हैं कि यार बजाय इंतजार करने के कि ब्रांच का एड्रेस क्या निकलेगा, हम ब्रांच को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि ब्रांच होगी या नहीं होगी, और उसके हिसाब से प्रोसेसर को चलते रहने दें। अगर गलत प्रिडिक्शन हो गई तो हम उन इंस्ट्रक्शंस को किल कर देंगे जो हमने गलत चला ली हुई। लेकिन अगर हम 90-95% ऑफ द टाइम ठीक प्रिडिक्ट करेंगे तो हमारा प्रोसेसर की CPI उतनी मुतासर नहीं होगी और हमारा परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी सर। ठीक है, तो हमारे टोटल जो ब्रांच प्रेडिक्टर है ना, एक नॉन जो अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखेंगे जनरली ब्रांच होती है या नहीं होती और कितनी होती है, तो नॉर्मली 60-70% ऑफ द टाइम ब्रांच टेकन होती है, नॉट टेकन के बजाय। ब्रांच टेकन का मतलब है कि ब्रांच हम करते हैं ना कि ना करें, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी डिवीजन देखें तो ये आपको ये जो सामने नजर आ रहा है ये डाटा फ्लो डायग्राम है, कि जिसमें हम कहते हैं कि इधर इफ ट्रू हो तो आप इधर चले जाएं, वरना आप फॉल्स, ट्रू हो तो इधर चले जाएं, फॉल्स हो तो इधर चले जाएं, ठीक है। या ट्रू हो तो वापस चले जाएं, फॉल्स हो तो सामने चले जाएं। तो ये जो फॉरवर्ड ब्रांचेस होती हैं, जो आगे की तरफ हम ब्रांच कह रहे होते हैं, जो कि किसी हायर लेवल लैंग्वेजेस में इफ एल्स स्टेटमेंट नॉर्मली जो हम लगा रहे होते हैं, उसमें तकरीबन 50-50 चांस ही होता है कि ब्रांच होगी या नहीं होगी। वो कंडीशन कभी ट्रू होती है कभी नहीं होती। लेकिन जो बैकवर्ड ब्रांचेस होती हैं, जो नॉर्मली हम लूप के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वाइल लूप, फॉर लूप, इस किस्म के लूप्स जो हमने किसी भी हायर लेवल लैंग्वेज में लिखे हों, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम लूप जो है वो चलता है। ये नहीं होता कि 50% ऑफ द टाइम लूप नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। नॉर्मली अराउंड 90% ऑफ द टाइम आपका लूप में आप जंप बैक करके वापस जाते हैं और दोबारा चलाते हैं, जंप बैक करके वापस जाते हैं और चलाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो